हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लोग कैसे हैं? आज हम आपको केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो कुछ नियम है उसके, उस नियम को हम जानेंगे। उस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के नियम को बताया गया है। डिफरेंट टाइप के नियम दिए गए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। फर्स्ट लॉ जो दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको यम भी एक रशियन साइंटिस्ट थे, यम भी लोमोनोसोव, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के परिकल्पना की। इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण यानी कि मैटर कैन नाइदर दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी created nor be destroyed, यानी कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हिंदी में आप जानेंगे तो लिखेंगे, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में किसी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। किसी रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर के जल के अणु बना रहे हैं। किसके अणु? जल के अणु। और हाइड्रोजन को हमने क्या ले लिया? 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया। ऑक्सीजन हमने कितना ले लिया? 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। और हमें जल के जो अणु मिले वो 18 ग्राम मिले। यानी कि हम इस यहाँ पे अगर बात करें तो ये बात हमें कन्फर्म हो रही है, हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम दोनों मिलकर के 18 ग्राम हमने लिया। और अंत में हमें जो प्रोडक्ट मिला वो भी 18 ग्राम मिला। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है वो इक्वल टू हो रहा है मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान था वही द्रव्यमान प्रोडक्ट का भी है। इस तरह से एक और नियम बनता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इतना लिखने के बाद आगे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के, हिंदी में लिखेंगे अभिक्रिया के पूर्व अभिकारी पदार्थों का द्रव्यमान बराबर हो रहा है अभिक्रिया के उपरांत
उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान। यानी कि रासायनिक अपक्रिया के किसी भी रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ये बात हमें रिएक्शन से पता चल गई कि अगर हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो दोनों के रिएक्शन के उपरांत 18 ग्राम जल मिला। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो हो रहा है वो मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। इस नियम को देने वाले कौन थे? लोमोनोसोव साहब थे। 1756 में इस नियम को दिया। और इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अपक्रिया के पूर्व अभिकारी पदार्थों का द्रव्यमान बराबर अपक्रिया के उपरांत उत्पाद का द्रव्यमान। तो ये लॉ था जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। हालांकि ये बहुत पुराना नियम हो गया है, अब इस नियम की चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि बुक में दिया गया है, जिसे हम जरूर पढ़ेंगे। अगला है दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, or you can say law of definite proportion, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है इसे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस नियम में क्या बताया गया? इस नियम को देने वाले कौन से थे? फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ये नियम दिया। फ्रांस के साइंटिस्ट, इनका नाम था जे.एल. प्राउस्ट, जे.एल. प्राउस्ट ने दिया था इस नियम को। और इनके अनुसार क्या बताया गया? किसी भी यौगिक में, किसी यौगिक में इन्होंने बताया किसी यौगिक में एक निश्चित प्रकार के तत्व, किसी यौगिक में एक निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं, एक 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 निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। यानी क्या कहने का मतलब हो गया? किसी यौगिक में एक निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त होते हैं। कैसे? कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे आप ले लेंगे एग्जाम्पल ले लेंगे। आप कहेंगे ये जो जल बना हुआ है, जल आपका किससे मिलकर बना हुआ? हाइड्रोजन प्लस हाफ O2। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इनका जो कंपोजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 16। यानी कि अगर 2 ग्राम हमने हाइड्रोजन ले लिया, 16 ग्राम आपने क्या ले लिया? 16 ग्राम आपने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है। यानी कि जल, अगर हम जल की बात करेंगे तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो हो रहा है 1:8 हो रहा है। चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे वो तालाब का जल हो, चाहे उनकी बनाने की विधि कुछ भी हो, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो, चाहे बनाने की विधि अलग हो, चाहे उनका स्रोत हो, उन सभी में अगर हम बात करें तो उनका जो अनुपात होता है वो 1:8 ही मिलेगा आपको। ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज द कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनके संयोग से कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कार्बन में अगर हम बात करें तो कार्बन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 16 दूनी 32। यानी कि 12 ग्राम अगर आपने कार्बन लिया है, 32 ग्राम लिया है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। इनका अगर अनुपात निकालें तो
4×3 = 12, 4×8 इनका जो भारानुपात आएगा 3:8 आएगा। 3:8 यानी कि चाहे ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका व्हीकल के द्वारा निकला हुआ हो, चाहे व्हीकल के द्वारा निकला हुआ हो, उसका भी आपका भारानुपात 3:8 होगा। चाहे रेस्पायरेशन के दौरान हमारे ह्यूमन बीइंग के द्वारा रिलीज किया गया हो, उसका भी आपका रेशियो 3:8 ही आएगा। चाहे प्लांट के द्वारा लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो भी 3:8 ही होगा। यानी कि ये बनाने के स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम ये बताता है कि किसी भी यौगिक में एक निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयोग करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है थर्ड नियम पर हम चलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है जब दो तत्व, यहाँ पे लिख रहा हूं, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। इस नियम में क्या बताया गया? दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के एक निश्चित भार, दूसरे तत्व के एक निश्चित भार, तत्व के दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। जो यहाँ पर जो रहेगा, जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। सवाल में बोला गया जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। क्या मतलब हो गया? इन्होंने कहा जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं, सपोज दैट हमने दो तत्व ले लिया, कार्बन ले लिया, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे इन्होंने कहा जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो तत्व संयोग कर रहे हैं, सपोज दैट ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, संयोग करके क्या बना रहे हैं? दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए पहले रिएक्शन करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, दूसरी बार यही तत्व संयोग करके एक भिन्न भिन्न मात्रा में इन्होंने बताया दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं एक तत्व, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार यानी कि ऑक्सीजन का ये था, यहाँ पर हम O2 ले रहे हैं तो भिन्न हो गया, एक तत्व का भिन्न भिन्न भार हो गया। जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से, यहाँ पर भी कार्बन निश्चित भार में था, यहाँ पर भी भार निश्चित है, दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहला यौगिक हो गया, ये दूसरा यौगिक हो गया। अब देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, इसके भिन्न भार, मान लीजिए यहाँ पर हमने 16 ग्राम लिया था, 16 ग्राम लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया? 16 दूनी 32 ग्राम ले लिया, ठीक है, 32 ग्राम।
तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यहाँ पर हमने 12 ग्राम लिया था, तो यहाँ पर भी हम 12 ग्राम लेंगे, यहाँ पर भी 12 ग्राम लेंगे। पहला एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर इनका अनुपात निकालेंगे, तो कार्बन कार्बन का अनुपात दोनों में अगर देखें तो 12 + 12 हो गया, यानी कि 24 हो गया। और यहाँ पर 16 + 32, 16 + 32 इनका निकालेंगे तो कितना आएगा 48। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो भिन्न भिन्न भार यानी कि इसका और इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे तो आएगा 48/24, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2:1, यानी कि 2:1 आएगा। लघु पूर्णांकों के अनुपात में होने का मतलब यही बात बताई गई। क्लियर? अब मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, इसे मिटा देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट आपने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हमने N2 से रिएक्शन करवाया तो बना आपके पास N2O बन गया। और फिर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और डायरेक्ट नाइट्रोजन से ही क्रिया करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये बनेगा आपका NO। अब इसमें हम बात करेंगे तो इसमें आपने 16 ग्राम ले लिया, यहाँ पर 14 14 दूनी 28 ग्राम हो गया आपका, यहाँ पर 16 ग्राम हो गया, यहाँ पर 14 ग्राम हो गया। अब इनके कहने का मतलब क्या हो गया, 16 दूना 16 और 16 ये 32 हो गया। रिएक्शन के दौरान ये बताया गया। भिन्न भिन्न का मतलब ये हो गया, भिन्न भिन्न तो ये हो गए, सेम ये हो गए, यानी कि यहाँ पर 28 + 14 और इसका 16 + 16 का अनुपात निकालेंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण लघु पूर्णांकों में होंगे, यानी कि 8 4 12 होंगे, 2 1 3 1 4 बटे 16 16 32 हो गया। और निकालेंगे तो ये आएगा, हाँ 4 से 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 21 16, ये लघु पूर्णांकों के रूप में आ रहा है। ये कहने का मतलब हो गया। नियम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दैट्स ऑल, बस आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आपके 2 लॉ और बचे हुए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।